हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले पार्ट का पहला लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली इस लेसन में कुछ चीज़ें हम थोड़ा गौर करेंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, उसके लॉज क्या होते हैं, इंसिडेंस रे क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो दोनों बराबर कब होते हैं, नॉर्मल रेज किसे कहते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर उसमें रिफ्लेक्शन का ही एक पोर्शन है जिसका नाम क्या है, मिरर। तो मिरर में हम क्या देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स, एक सेकंड में थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे काम करता है, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे शो करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे इस लेसन में कि कैसे कैसे, और फिर फर्दर मूव करेंगे। फिर देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज का साइज़ क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस प्रकार का लेंस यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार का मिरर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम साइन कन्वेंशन की तरफ मूव करेंगे। साइन कन्वेंशन में देखेंगे कि वी क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है, ये कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। मैग्नीफिकेशन के बारे में जानेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक, तो धीरे धीरे इस लेसन में इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इनिशियल से स्टार्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या देखेंगे हम कि क्या होता है लाइट। लाइट तो जनरली हमें पता है कि रेज होती हैं, है ना, जो कि पास करते हैं किसी भी चीज़ से। अगर कोई चीज़ उसे इमिट करती है, कोई चीज़ को निकालती है अपने से, तो लाइट क्या होती है। अब लाइट का जो नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है। ये एक वेव नेचर भी हो सकता है और एक पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उनके हिसाब से ये कुछ और था, और एक आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से कुछ और था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि डुअल नेचर जो है वो लाइट शो करता है। ठीक, तो उसके बारे में भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के शायद पहले या दूसरे लेसन में इसके बारे में बताया गया है, पार्टिकल के लाइट के नेचर के बारे में कि डुअल बिहेवियर शो करता है। तो हमें क्या करना है 10th क्लास में। 10th क्लास में हमें जनरली यही पढ़ना है कि भाई लाइट रिफ्लेक्शन कैसे शो करती है और रिफ्रैक्शन क्या शो करती है। जैसे कि रिफ्लेक्शन बता रखा है, तो रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ पर टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, जिसमें जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में वापस वो आ जाएगी। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम का चेंज होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ एयर से जा रही है तो दूसरे मीडियम में चली गई, पानी में चली गई, ग्लास में चली गई, मतलब मीडियम का चेंज हो ना, उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आई यहाँ पे क्या डिनोट करता है, आई बताता है इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे ये टकरा है तो इसे हम कह देते हैं, ये एंगल का साइन है तो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें यही बताइए कि पहला लॉ तो यही है लाइट का कि भाई जिस भी एंगल पे कोई चीज़ आके टकराएगी उसी ही एंगल पे वो लाइट वापस भी जाएगी। ये कोई सरफेस है, ये मिरर मान लो। ठीक है, क्योंकि मिरर का क्या होता है ना, जो सरफेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन बता रहा हूँ मैं, मतलब कि उसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन होता है। इसीलिए इसको आइडियल सरफेस मान के इन्होंने जनरली मिरर को ही ये दिखाया, इसको आप मिरर मान लो। ठीक, मिरर का सरफेस। अब देखो नॉर्मल रे क्या होती है। नॉर्मल रे वो होती है जो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो कौन सी नॉर्मल रे दिख रही है, इसमें और इसमें, आपको बताओ मुझे कौन सी आपको नॉर्मल रे दिख रही है जो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी हो रखी है। ठीक है, बता देना, मैं नहीं बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सी नॉर्मल रे है। ठीक, इंसिडेंस रे कौन सी है ये भी मैंने इसमें बता रखा कि इंसिडेंस रे कौन सी है जो इंसिडेंट करेगी, आके पड़ेगी। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है जो वापस जाएगी, इंसिडेंस के बाद जो रे वापस जाएगी उसके रिस्पॉन्ड में। ठीक, अब देखो दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। केव का मतलब क्या होता है, गुफा जैसा। ठीक है, तो जैसे ये बना लिया, सांप को बना लिया, अपने सांप के मुंह के अंदर की तरफ वाला जो पोर्शन है उसे क्या कह देते हो, केव कह देते हो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो केव वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन केव वाला मतलब गुफा वाला पोर्शन। ठीक, तो इस मिरर को हम क्या कह देते हैं, केव है तो आगे क्या लगा देंगे, कॉनकेव। ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले पोर्शन में क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो जो ये शेडेड लाइन है ना, शेडेड लाइन जो मैंने दिखा रखा है इसमें, तो शेडेड लाइन क्या है, शेडेड लाइन जो है बच्चों वो क्या है, वो पोर्शन है जहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं हो रहा। मतलब कि अगर लाइट यहाँ पे पड़ती है, लाइट यहाँ पे आती है तो इसी तरफ वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से पड़ेगी तो इसी तरफ वो रिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ पार नहीं होगी। ठीक है, यही बताने का मतलब है इसका। ठीक, जहाँ से रिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा कि लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, इस तरफ से, ना कि इस तरफ से। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी वही बता रखा कि जो शेडेड पोर्शन है लाइट इस तरफ से नहीं आएगी, लाइट किस तरफ से आएगी, इस तरफ से।
ठीक है, वही बताने की कोशिश करी गई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस लेसन में क्या होता है कि जनरली आपको इमेजेस के डायग्राम बनाने होते हैं कि मिरर में इमेज कैसा फॉर्म करता है, उसका साइज़ कैसा होता है। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ में, किसी भी लेंस में या किसी भी मिरर में उसका अपर्चर क्या होता है। ठीक है, अपर्चर की ज़रूरत क्यों होती है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, उसका पोल क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता करने की ज़रूरत है इस लेसन में। ठीक, फिर फर्दर हम मूव करेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो देखो ये एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इसमें जनरली मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि देखो, अगर आप मान लो कि ये कोई मिरर है, ठीक है, अभी कौन सी मिरर है जिसके बाहर की तरफ अगर ये चीज़ हो रखी है, तो मैं कौन सी मिरर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, है ना, कि कॉनकेव मिरर में ही बाहर की तरफ क्या होता है, शेड होता है। ठीक है, जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग, NR लिख देता हूँ, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, NRS। ठीक है, तो वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, जिस पे कोई लाइट गई और लाइट फिर पड़ के वापस रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं। इस पोल पूरे पोर्शन को, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, अपर्चर। मतलब क्या, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अब देखो डायमीटर क्या होता है, अगर आप एक सर्कल बना लो तो इसका ये पोर्शन या ये पोर्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, पूरा पोर्शन, है ना। और अगर इसके इतने से पोर्शन की बात करो तो इसे क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं। ठीक है, तो वही बता रखा है कि जो इसका पूरा का पूरा पोर्शन होगा उसे क्या कहेंगे, अपर्चर, जो कि क्या होगा, डायमीटर होगा किस चीज़ का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें तो बता रखा है इन्होंने, एक रिलेशन दे रखा है कि भाई देखो, जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो क्या होता है, दोगुना होता है किसके, फोकल लेंथ के। मतलब कि जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी को कहते हैं ना प्रिंसिपल और फोकस। फोकस वो जगह होती है जहाँ पे कोई लाइट पड़ेगी और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होते हुए उसकी प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हुई चली जाएगी। ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गई है और यहाँ से टकरा के जब वापस आई, टकरा के वापस आने के बाद जिस पॉइंट पे ये पोल के डायमीटर के बीच के पोर्शन को जो है वो रेडियस, मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इसने कट करा। ठीक है, कर्वेचर पे, और यहाँ पे जब इसने कट करा तो इस पोर्शन को जहाँ पे इससे नीचे गई, इस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं बच्चों, फोकस कह देते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को हमने कह दिया फोकस। और ये क्या होता है, ये आधा होता है किसके, इस पूरे के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश करी गई है यहाँ पे, और उसी से ये वाला रिलेशन आया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू दोगुना ऑफ फोकल लेंथ। इसको क्या कहते थे, इसको हम कह देते हैं पोल। ठीक है, इसको तो आपको पता ही क्या कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसको रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो जनरली इसमें इतनी सी बात थी जो कि बताने लायक शुरुआती में होती है। और कोई भी चीज़ इसमें अब मिरर में या लेंस में तीन ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जिसके बिहाफ पे इनके साइज़ में डिफरेंस देखा जाएगा, इनके नेचर में डिफरेंस देखा जाएगा। ठीक है, इनके, और वो क्या होगी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे किस जगह पे, सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे, या पोल की तरफ, जिस भी तरफ हम इसे टुवर्ड्स अगर मूव करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, अवे करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, इन्फिनिटी से लाएंगे तो कैसा इमेज बनेगा। तो मुझे लगता है मैं यहाँ तक क्लियर रहूँगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी। देखो क्या बताया मैंने, इसको मैं मिटा के एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि मैंने इसमें बताया क्या आपको। तो देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने इसमें यही बताया आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का नेचर क्या है जनरली। ठीक, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। सेम मीडियम कैन बी एयर, ठीक है, और भी कुछ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट मीडियम, मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और कुछ भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी डिफरेंट होना चाहिए, बस अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्या जनरेट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरेट होगा, जो कि हर मीडियम का
डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, फिर मैंने बताया कि आपको लाइट का नेचर क्या सा हो सकता है, डुअल नेचर शो करता है लाइट। ठीक है, डुअल नेचर में क्या, पार्टिकल का भी नेचर शो करता सकता है। ठीक है, और कैसे शो कर सकता है, वेव का, वेव नेचर भी शो कर सकता है। वैसे सकता है नहीं आएगा, ये दोनों ये नेचर शो करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं इन सब चीज़ों में क्लियर रहूँगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट प्रकार के इमेजेस कैसे फॉर्म करता है मिरर में। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार ये देख लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो भाई लोग अब इसमें थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो इमेज फॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इमेज फॉर्मेशन में क्या हो रहा होगा कि, एक सेकेंड, साफ दिख रहा है अभी भी? हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखो इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में जनरली एक ब्रीफ सा दे रखा है इसमें, मतलब एक टेबल बना के बता रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे क्या इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो PO क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये POI क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज़ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, डायग्राम कैसा होगा। देखो डायग्राम में ना आपको एक ब्रीफ दूंगा ताकि आपको पता चले कि डायग्राम कैसे खुद बनाना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बना के भी चला जाऊँगा ना डायग्राम, मैं बना रहा था डायग्राम फिर मैंने उसको मिटा दिया। डायग्राम बनाने का फ़ायदा मेरा कुछ नहीं है, डायग्राम बनाने का फ़ायदा आपका होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि डायग्राम कैसे कैसे बन सकता है जिससे आपको इसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, कि डायग्राम कैसे बनेगा, मैं लॉजिकल चीज़ें दूंगा ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी हो। ठीक, तो देखो क्या होगा कि पहली बात से चलते हैं कि कॉनकेव में पहले अगर अपने पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसे इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, सोचो क्या चीज़ इन्फिनिटी पे जिसका डिस्टेंस हमको नहीं पता, जनरली स्टार इन्फिनिटी पे है। ठीक है, स्टार इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ से रोशनी आएगी तो स्टार हमें क्या करेगा, पूरे घर के जितना बड़ा दिखाई देगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। स्टार आपको घर के जितना बड़ा ही दिखाई देता है, अगर इन्फिनिटी पे है तो नहीं दिखाई देता, छोटा सा पॉइंट जैसा दिखाई देता है ना आपको स्टार। ठीक है, कि मतलब अगर कोई चीज़ जो है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब वो किसी इमेज के, मतलब किसी भी मिरर के क्या है, नहीं है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, वो कहीं दूर से इन्फिनिटी से है। जब इन्फिनिटी से कोई चीज़ हमें देखनी है या इन्फिनिटी से कोई चीज़ हमें दिखाई देगी तो हमको पॉइंट सोर्स दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, पॉइंट जितना। ठीक, और जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस के ऊपर। मतलब कि अगर कोई चीज़ ऐसे आ रही है इन्फिनिटी से और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पर टकरा के ये यहाँ से जब पास होगी तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये हो गया C और ये हो गया P। ठीक है, तो यहाँ से रोशनी जो पार होगी फोकस पे ही ये क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यही बताने की कोशिश करेगा ये पहले पार्ट में। ठीक है, कोई पैरेलल रे आई जिसका क्या है पोजीशन, हमें जिसकी जो जगह है, प्लेस हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी से आई है वो। ठीक है, कोई पैरेलल रे आई, टकराई मिरर पे जाके और उसके बाद वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करते हुए फोकस पे उसने इमेज फॉर्मेशन कर दिया। और इमेज फॉर्मेशन जो हुआ वो पॉइंट सोर्स हुआ, बिल्कुल पॉइंट के सोर्स पे देखने को मिला हमें। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट जैसा हुआ वो। और नेचर क्या हुआ इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो अगर आपको कह रहा है कि पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो C से पहले है, मतलब इससे पहले है, कहीं पहले है। ठीक है, यहाँ है। ठीक है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे है वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ से ये चीज़ जाएगी और फिर ये टकराएगी तो बताओ अब इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, इससे पहले फॉर्म होगा या कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये चीज़ जाएगी तो जैसे जैसे कोई चीज़ आपके पास आते चली जाएगी तो आपका इमेज जो है वो इस तरफ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, बिटवीन F एंड C। अब इस तरफ शिफ्ट होगा, फिर और आगे जाएगी तो इमेज C की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वो इसलिए शिफ्ट होगा कि भैया F पे तो पॉइंट सोर्स रहेगा। ठीक है, पॉइंट सोर्स मतलब कि जो साइज़ है वो पॉइंट जैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, जब पैरेलल रे आ रही है, अब जैसे जैसे वो चीज़ पास आती चली जाएगी तो उसकी जो इमेज का साइज़ है वो क्या हो जाता चला जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाए। पहले छोटा था,
जब वो दूर से आ रहा था, छोटा था, अब वो और पास आ गया तो ज़्यादा टकराया, ज़्यादा रिफ्लेक्शन का एंगल उसको मिला, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी होने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिल जाएगा। फिर ये जैसे जैसे इधर की तरफ आने लग जाएगी, इमेज और क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, इमेज इस तरफ मूव करेगा और वो बड़ा हो जाएगा। और आखिरी में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इतना पास आ जाएगा कि इमेज इस तरफ फॉर्म ही नहीं हो पाएगी, इमेज इस तरफ हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट के फॉर्म में, कॉन्वेक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, यही बताया गया इसके सारे केसेस में। तो दूसरा केस कौन सा है, ये पहला केस है। ये दूसरा केस है कि सी से पीछे, मतलब सी से पहले है, तो क्या होगा कि पॉइंट मतलब पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी, ठीक है, वो कहाँ देखने को मिलेगी हमको, एफ और सी के बीच में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी, एफ और सी के बीच में। मतलब कि अब दूसरे केस में इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। यहाँ से जाएगा, फिर ये जो बनाएगा वो कैसे बनाएगा, एफ और सी के बीच में। और जो साइज होगा वो क्या होगा, डिमिनिश, छोटा होगा। ठीक है, नेचर दोबारा से वही रियल एंड इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि भाई जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, सी पे बन रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है, तो जब सी पे जाएगी कोई चीज़ और सी से ही वापस आएगी, तो सी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे कोई चीज़ अगर पोल पे टकराएगी तो पोल से फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि साइज जो रह जाएगा वो सेम रह जाएगा। ठीक है, सेम साइज रह जाएगा। ठीक है, और इमेज क्या होगी, दोबारा से रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक, अब देखो एक चीज़ सुनो, ये था लेंस, ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे पड़ी लाइट, सी से ही लाइट गई, सी से ही मैंने सीधी लाइट भेजी, तो सी से ही वापस आ गई पोल पे से। एंगल तो कुछ बना नहीं ना भाई उसमें, सीधी लाइट भेजोगे तो सीधी वापस आ जाएगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहीं ऊपर से भेजा है तो यहाँ से टकरा के फिर वापस ऐसे आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना यहाँ पे। तो सी से जब भेजोगे तो सी पे ही आ जाएगी, तो इमेज का साइज जो होगा वो क्या होगा, सेम देखने को मिलेगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। फर्दर मूव करते हैं। अगर कह रखा है कि आपने जो है ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, अब आपने ऑब्जेक्ट को सी और किसके बीच में रख दिया, एफ के बीच में रख दिया। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, तो भाई अब क्या होगा, अब इमेज इनलार्ज और ज़्यादा बड़ी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ से गया तो और क्या बनेगा, और ज़्यादा ही बड़ा बनता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो टच नहीं होगा, तो किस तरफ होगा ये, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे से बड़ा होगा, ये एफ और उसके बीच में क्या होगा, बड़ा देखने को हमें मिल जाएगा। क्या बता रखा है यहाँ पे, अगर ये जाएगा सी से पीछे, तो सी से पीछे, इसमें खुद ही लिख रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, सी से पीछे बनेगी। तो मतलब जब ये टकराएगा तो इमेज ये सी पोजीशन है, तो सी से भी पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मैं एक बार मिटा के इसको बताता हूँ दोबारा से। मैं हूबहू डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसको देख के ये सोचो कि कितना मुश्किल है ये। ठीक, आप इसके थ्रू समझो ताकि आप पेपर में भूल जाओ ना सब कुछ, तो भी आप इस बिहाफ पे चलो कि भाई अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे से आ रही है तो छोटी बनेगी एफ पे, कोई और पास आ गई तो अब थोड़ी इमेज बड़ी होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड जो है ऑब्जेक्ट को मूव करता चला जाऊंगा, इमेज का जो साइज है वो बड़ा बनता चला जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो ताकि, तो क्या बोल रखा है कि अगर इमेज जो है वो सी और एफ के बीच, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है, ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सी और एफ के बीच में है, तो सी से पीछे बनेगा क्या, इमेज। तो जब ये जाके टकराएगा, ठीक, ये मान लो ये एफ था ये सी था। ठीक है, तो जब ये जाके टकराएगा तो टकराने के बाद ये और पीछे लेके चला जाएगा इसकी इमेज को, है ना, और ज़्यादा पीछे लेके चला जाएगा, और ज़्यादा पीछे, तो ये सी से भी पीछे जाके इमेज को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। अब अगर हम बात करें फोकस पे, कि अगर आपने जो ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी के। अगर आप ढंग से देखो तो ये वाला केस, ठीक है, और ये वाला केस क्या आपको सिमिलर नहीं लग रहा, अपोजिट एक दूसरे का, कि अपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे तो इमेज बन गई फोकस पे। जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस पे तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे बनेगी इमेज। ठीक है, मतलब कि अगर आप रख दोगे ऑब्जेक्ट को एफ पे, तो जब ये जाएगा टकराएगा वापस आएगा
तो ये ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे इन्फिनिटी है, हमें पता नहीं चलेगी किस पोजीशन पे वो, कहाँ पे वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि ये जाके जुड़ जाएगा पीछे, ये जाके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ऐसी जगह पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हमें इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बुक में बता रखा है वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद एक बार जाके रिवीजन करोगे और खुद देखोगे। मैं से बना भी दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको सीखना है, मुझे थोड़ा सीखना है, ठीक है। इसलिए मैं उसका डायग्राम नहीं बना रहा यहाँ पे बुक का डिट्टो, मैं आपको बस लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में अगर भूले तो खुद कैसे बनाओगे उस टाइम पे। क्योंकि अगर आप डिट्टो बिल्कुल वो रट के चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में अगर आप थोड़ा सा भी भूल गए ना तो आपको दिमाग ही नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे बनाऊँ खुद से। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो ताकि आपको एक रफ रहे, रफली आपको याद रहे, तो आपको ऐसा ना हो कि बिल्कुल छोड़ के आना पड़े। आप रफली जब करते चले जाओगे तो लॉजिक आपको मिल जाएगा उस चीज़ में और आप वो बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। पेपर में अगर आप इमेज फॉर्मेशन का पूछ लेता है तो आप देखो, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में है, तो क्या होगा कि इस तरफ जो इमेज है वो इस तरफ फॉर्म ना होके इमेज जो है वो किस तरफ बनेगी, इस बंदे की तरह। कैसी बनेगी, पीछे की तरफ इमेज बनेगी। मतलब कि अगर ये मिरर है तो इमेज यहाँ पे ना बन के पीछे की तरफ बनेगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। जब इमेज इस तरफ बनेगी, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल है। अब वर्चुअल का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, जिन लोगों को थोड़ा भी मतलब गेमिंग वगैरह का शौक है तो देखना, उसमें वर्चुअल रियलिटी करके कुछ होता है तो उसमें पता चलता है कि क्या होता है वर्चुअल। तो उन लोग बच्चों को पता होगा कि वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। मैं एक और बार समराइज़ कर देता हूँ कॉनकेव वाले को। देखो क्या होता है कि कॉनकेव में हमें पता है कि अंदर की तरफ क्या पोर्शन होता है, रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है, क्योंकि केव जैसा स्ट्रक्चर होता है, गुफा के जैसा स्ट्रक्चर होता है। बाहर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे रेज जो है इन्फिनिटी से शुरू होती है और इन्फिनिटी से धीरे धीरे वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव करती है। पहले इन्फिनिटी पे होती है, उसके बाद सी के पीछे आ जाती है, फिर सी पे आ जाती है, फिर सी के बाद सी और एफ के बीच में आ जाती है, फिर एफ पे आ जाती है। ऐसे ही करके वो मूव करती रहती है। जब वो बहुत दूर होती है तो चीज़ों का साइज़ हमें स्टार का साइज़ जैसे छोटा दिखता है वैसे इमेज का साइज़ भी छोटा दिखता है। जब वो पास आने लग जाती है तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ें बड़ी दिखने लग जाती है। जैसे दूर से आप देखते हो तो बिल्डिंग आपको बहुत छोटी छोटी नज़र आती है, लेकिन जब आप पास जाकर देखते हो तो आप उसके सामने बड़े नज़र आते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, समझ रहे हो बात। तो यही चीज़ इसमें कॉनकेव में बता रखा है और इसी के बिहाफ पे इमेज का फॉर्मेशन इसमें कर रखा है। तो आप ये देख लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स पे मूव करेंगे, उसके बाद फिर हम उनके यूजेस देखेंगे। जनरली इसमें क्या कर रखा है कि एक जगह पे 4 पॉइंट बना के कुछ दे रखा है, उसमें रेज के बारे में बता रखा है कि कॉनकेव में कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स में क्या बनेगा। तो वो जनरली इसी के बिहाफ पे है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना देते हुए एक रफ आइडिया देने की कोशिश करिए कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जब आप ये सीख गए तो वो आप खुद ही पढ़ लोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बाकी मेरे पास अगर इस वीडियो में टाइम मिलेगा तो फिर मैं वो भी एक बार वापस आके ब्रीफ उसके बारे में भी आपको दे दूँगा, ठीक है। आप ये देखो तब तक कि कैसे बनता है इमेज यहाँ पे। तो बच्चों अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो लास्ट रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लास्ट रिमेनिंग पोर्शन मिरर के टर्म्स में, इमेज फॉर्मेशन के टर्म्स में हमने कॉनकेव के बारे में बात कर ली थी, अभी कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव्स में इसमें 2 केस के बारे में ही बता रखा है। जनरली क्या होता है कि या तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे हो, या तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के बीच में है और इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। दूसरा जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। लेकिन फोकस पे बिहाइंड द मिरर बनेगा। अभी ये बताऊँगा बिहाइंड द मिरर क्यों बनेगा। और अगर कोई चीज़ क्या है पोल के और इन्फिनिटी के बीच में है तो उसमें क्या होगा कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, पोल और फोकल लेंथ के बीच में बनेगी, लेकिन वो भी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। साइज इसका वैसे ही पॉइंट सोर्स और हाईली डिमिनिश होता है ये भी, और दूसरे केस में ये डिमिनिश होता है क्योंकि थोड़ा पास आ गया होता है, ठीक। वर्चुअल इरेक्ट जो है इसका नीचे रहता है इमेज का। अब देखो होता क्या है कि हमने इमेज के बारे में बात करी थी,
मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर अगर ऐसा है तो जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, कॉनकेव में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होती है, वो कैसा होता है, ऐसा गड्ढे जैसा, ठीक है, मतलब केव जैसा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स का क्या है, ये मिरर है, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, इस तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किस तरफ है, इस तरफ। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा ना, है ना। पर इस तरफ वो बन नहीं पाता ढंग से, ठीक है, मतलब कि वो कहाँ बनेगा हमें पता नहीं चलता, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, इस तरफ वर्चुअली दिखाते हैं, ठीक है, कि वो फोकस पे बना है। वर्चुअली जब दिखाते हैं ये वर्चुअल रियलिटी के तौर पे, तो हम बताते हैं कि वर्चुअली जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो इमेज बन नहीं पा रही है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्ट किस तरफ हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसी तरफ है। तो जोड़ के हम इस तरफ जो है इमेज का फॉर्मेशन करके इसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो यही होगा पहले केस में, जब कोई जो कह सकते हैं जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रही होगी वो कोई इन्फिनिटी पे रही होगी, इन्फिनिटी पे यहाँ पे कोई मान लो कि ऑब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट से जब रेज पास हुई तो किस तरफ आई, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे आई, वो यहाँ से गई और ये टकरा के वापस आ गई, ठीक है, टकरा के वापस आ गई। लेकिन इमेज किस तरफ फॉर्म होगा इसका, ऐसे जब हम दिखाएंगे तो हम बताएंगे कि इमेज किस तरफ फॉर्म होगा इसका, यहाँ पे फोकस पे। वही हमने इसमें क्या कर गया, वही इस पोर्शन में हमने क्या करा बताया, ठीक है। और इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। एक तो यार ये मौसम सीजनल चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से खांसी सर्दी जुकाम हो गया है और कुछ नहीं, और उसको टाइम लगता है जाने में, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में चला जाएगा। आप दवाई भी खा लो लेकिन जो इसकी पीक डेज होती है ना उस टाइम पे रहेगा ही रहेगा। 1-2 दिन मतलब आपको मस्त तरीके से दुखी करेगा ही करेगा। और आपको पता है कितनी भी दवाई खा लो, दवाई किस लिए खाओगे आप, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक ही तो खाओगे, मतलब वायरल वाली तो कोई आती नहीं है ना, क्योंकि वायरस तो अपना स्ट्रेन चेंज करता रहता है ना, तो इसीलिए तो हमें बार बार जुकाम होता रहता है। अगर एक बार हमारी बॉडी खांसी सर्दी के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती तो फिर तो हमें कभी दूसरी बार जुकाम में सर्दी खांसी होती ही नहीं। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता। जिसको हो रखा कितने बार होता है, क्योंकि जो वायरसेस डिसीज़ वही ये वायरल इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लुएंजा जो रहता है वो, और जो इन्फ्लुएंजा कॉज जो वायरस रहता है जिससे कॉमन कोल्ड वाले वायरस होते हैं, ये अपना जीनोम बहुत जल्दी चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से हमें बार बार सर्दी खांसी जो है वो होती रहती है, ठीक है। तो टॉपिक पे आ जाता हूँ थोड़ा। तो देखो क्या होता है कि अगर हम अब एक केस में तो हमने ऐसे बता दिया कि इमेज जो है वो फोकस के ऊपर बनेगी रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लेकिन इस तरफ कभी जाके दिखेगी नहीं हमें। तो इसे दिखाने के लिए हम वर्चुअल इरेक्ट इमेज का सहारा लेते हैं, जिसके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन हम बिहाइंड द मिरर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा कि वो जो इमेज है इन्फिनिटी से इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, वो भी बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, जो कि हाईली डिमिनिश होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। दूसरे केस में क्या बता रखा है कि जब इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, पोल और फोकल लेंथ के बीच में बनेगी। इस केस में क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, तो इस तरफ तो हमने बस वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है इस तरफ जो है बिहाइंड द मिरर वो बना रखी है। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी के और पोल के बीच में जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से रेज गई, ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली गई, साइन आई साइन आर, ठीक है, ऐसा मान लो। उसके बाद यहाँ से फिर एक रेज गई, और आपको पता है कि अगर इससे कोई भी रेज टकराती है तो वापस दोबारा से इसी पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर रेज गई, ये वापस इससे आ गई, जो सी के थ्रू पासिंग वाली बात थी, तो गई और वापस आ गई। तो यहाँ पे से हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो इस तरफ तो कोई इमेज फॉर्म नहीं हुई, लेकिन इस तरफ जब हमने इसको क्या करा, मैनिपुलेट करके एलोंगेशन करा इन रेज का बिहाइंड द मिरर में, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि क्या हो रहा है कि इस वाले नॉर्मल रेज से रिफ्लेक्टेड रेज से क्या हो रहा है, यहाँ पे चल के बीच में एक पोर्शन आ रहा है, जिससे हमने क्या बोला कि ये हमने बोला है कि यहाँ बिहाइंड द मिरर जो इमेज है वो P और F के बीच में है, जो वो है वो फॉर्म हो रही है। तो इस केस के थ्रू हमने इस चीज़ को है वो डिटेल में बताया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं या कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। जनरली दोनों का प्रिंसिपल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी से रिफ्लेक्शन होगा,
और दोनों में ही क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी से शो करता है, ठीक है, इन्फिनिटी से पास पास आता जाता है और वैसे इमेज का फॉर्मेशन होता जाता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है और जो दोनों इमेजेस होते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, जबकि कॉन्केव में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसीलिए इमेज का जो साइज है वो बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। आखिरी केस में वो इतना ज़्यादा पास आ जाता है कॉन्केव में कि वहाँ पे क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन इस तरफ हो ही नहीं पाता, इसलिए हम उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट का सहारा लेके इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब आगे हम इसमें यूजेस देखेंगे कॉन्केव का और किसका देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का, क्या क्या जो है इसमें इस्तेमाल है। उसके बाद हम साइन कन्वेंशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा रह गया है उसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यूजेस ऑफ मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यूजेस ऑफ मिरर में क्या, कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर जो होता है जनरली हमें पता है कि इसका इस्तेमाल किस लिए करा जाता है, किसी भी चीज़ को बड़ा या इनलार्ज देखने में, क्योंकि जब हमने इसके केस पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा पास आती चली जाएगी उसका इमेज इतना ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तौर पे हम इसको टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि रेज पावरफुल पैरेलल बीम्स आए, ठीक है, जिससे हमें चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी दिखाई दे। ठीक, हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे, मतलब जब आप जाते हो बार्बर की दुकान पे तो वहाँ पे भी आप देखते हो पीछे जो मिरर लगा के वो बाल दिखाता है आपको कॉन्केव वाले, ठीक है, ताकि आपको जो क्लैरिटी रहे, चीज़ें साफ साफ और बड़ी बड़ी दिखाई दे। शेविंग में भी आप इसी का इस्तेमाल करते हो, शेविंग में भी आप मिरर को पास पास लाते रहते हो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाए चीज़ें। ठीक है, सर्च लाइट के तौर पर भी यूज़ करते हैं CID वगैरह में। ठीक है, देखा हो अपने हेडलाइट्स के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करा जाता है ताकि दूर दूर तक ये रोशनी फैला सके। ठीक, हेडलाइट व्हीकल के हेडलाइट्स में ये आगे की तरफ लगा रखा होता है, जिसकी जब ये सामने आता है बिल्कुल आँखें चौंधी आ जाती है, तो दूर दूर तक ये रोशनी दिखाता रहता है। ठीक, सनलाइट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर फर्नेसेस में, ताकि वो कंसनट्रेट कर पाए सारी सनलाइट्स को। ठीक है, जो इन्फिनिटी से आ रहा है उसको कंसनट्रेट कर पाए फोकस पे, जिसके थ्रू सोलर पैनल जो है वो चार्ज हो पाए। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कॉन्केव मिरर में के तौर पे किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि आपको वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा व्यू देता है। ठीक है, व्यू जो एरिया जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जब कोई चीज़ पास आती है तभी वो दिखाई देती है आपको। ठीक है, जब वो चीज़ आपके पास आएगी तब वो आपको क्या करेगी, दिखाई देगी। दूर की चीज़ आपको दिखाई जो है एक तरीके से नहीं देगी, तभी इसको साइड व्यूज़ मिरर में लगाए जाते हैं ताकि कोई व्हीकल जब आपके पास आ जाए तो आपको पता चल जाए, है ना। दूर है तो आप उस हिसाब से मोड़ पाओ, इंडिकेटर जला पाओ, उस हिसाब से कहीं आपको मोड़ना है तो इस चीज़ को देखते हुए वो जो साइड में जो मिरर लगी होती है वो कौन सी होती है, कॉन्वेक्स वाली मिरर होती है, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया दे पाए, वो जो ज़्यादा दिखाई दे पाए आपको उसके अंदर। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रॉड। अब देखो जिसमें ज़्यादा दिखाई देगा उसमें चीज़ें छोटे दिखाएंगी तभी तो, अगर किसी चीज़ में कोई बड़ी चीज़ दिखाई देगी तो एक ही चीज़ दिखाई देगी ना, बड़ी ही दिखाई देगी ना, छोटी थोड़ी ना दिखाई देगी। समझ लो बात को, इसीलिए इसको साइड व्यू मिरर के तौर पर हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक बहुत ही फेमस क्योथ लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, कभी भी अगर आपने वो साइड व्हीकल्स में दिखाए तो उसमें और यही लाइन लिखी रहती है, तो आप एक बार देखना चाहिए कि लिखिए या नहीं लिखिए साइड विंग्स वाले मिरर में, ताकि एक ब्रॉडर व्यू जो है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इसमें हमें साइन कन्वेंशन के बारे में देखना है। एक टॉपिक जो छोटा है इसमें वो वही है जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव को कंपेयर करा गया है, जिसमें बिना मतलब एक सिंपल रे डायग्राम वगैरह दिखाया गया कि फोकस से लाइन पास होगी तो कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन कैसे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन कैसे जाती है, रिफ्लेक्शन उसमें कैसे होता है, तो वही सब बता रखा है उसमें। तो अब वो 3-4 जो भी है वो बता रखा है, वो आप एक बार देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो चार्ट बना के जो आपको बता रखा है, जो NCERT में भी चार्ट के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, उससे आप उसको कनेक्ट इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ खास नहीं करना। जब अगर आप वो समझ गए तो आपको वो उसका भी समझ में आ जाएगा। उसमें तो सिंपल रेज जा रही है और रिफ्लेक्टा क्या होके आ रही है, तो उसमें कोई खास इशू नहीं है। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं इसमें, अब हम इसमें साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्या से उसका रोल क्या प्ले होता है, फिर फॉर्मूला क्या होता है मिरर का, लेंस का, जो भी है वो अब हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्लियर रहेगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे इसमें कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कि मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये इस लेसन का जो है, ये अगर ये वीडियो मतलब टाइम मिल गया और मैंने मर्ज कर दिया तो ये सेकंड पार्ट नहीं होगा, वरना आपको क्या पता है ये सेकंड पार्ट के रूप में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि जनरली मैंने मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा था। तो क्या होता है मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन में, सबसे पहले हम मिरर फार्मूला के ऊपर बात करते हैं और उसमें साइन कन्वेंशन को देखते हैं। देखो
तो क्या होता है कि जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, मिरर इतनी बड़ी है और मिरर में जो शेपिंग पोर्शन है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है। तो जनरली मैं कौन से मिरर की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव की, ठीक है, अंदर की तरफ गुफा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट बना लूँ, एक छोटा सा पॉइंट में बताता हूँ। देखो मैंने क्या करा, इस पूरे का क्रक्स क्या है कि इस तरफ, जैसे कि अपनी 9th या 10th में मैथ में क्या पढ़ा होगा कि इस तरफ क्या होता है वाई एक्सिस और इस तरफ क्या होता है नेगेटिव का वाई एक्सिस, इस तरफ होता है प्लस का एक्स एक्सिस, इस तरफ होता है माइनस का एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो भी इमेज फॉर्म इस तरफ होगी मैं उसे क्या कह दूंगा, पॉजिटिव कह दूंगा, और जो भी ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा मैं उसे क्या कह दूंगा, नेगेटिव कह दूंगा, ठीक है। वही इसमें बता रखा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ इस तरफ होगी तो मैं उसे क्या कह दूंगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ होगी तो मैं उसे पॉजिटिव का वाई कह दूंगा, नीचे की तरफ होगी तो उसे नेगेटिव का वाई कह दूंगा, ठीक है। यही मैंने क्या करा है इसमें वीडियो में, मतलब यही इसी के थ्रू, इसी एक प्रोसेस के थ्रू हम क्या पूरा मिरर फार्मूला का साइन कन्वेंशन को देखने वाले हैं। तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो अपवर्ड है तो मैं इसे क्या मानूंगा, पॉजिटिव। अगर अपवर्ड ना हो कि ऑब्जेक्ट की हाइट डाउनवर्ड है तो मैं इसे क्या मानूंगा, नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन से जो भी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ जो भी डिस्टेंस ये कवर करेगा मैं उसे क्या बोल दूंगा, नेगेटिव। और इस तरफ जो भी डिस्टेंस कवर करेगा राइट की तरफ उसे मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव। यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो भी रोशनी जाएगी, लाइट इंसिडेंट होगी, तो ये क्या डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना इसका यूज़ है, ठीक है। जनरल फार्मूले में फार्मूला जनरल क्या है, मिरर का 1/v + 1/u = 1/f। अभी मैं बताऊंगा v क्या होता है, u क्या होता है, और f तो के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो जैसे जो भी डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है मैं उसको नेगेटिव मानूंगा, जो भी डिस्टेंस राइट की तरफ है मैं उसे पॉजिटिव मानूंगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो शेडेड वाला जो ये पोर्शन हो रखा है, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें जो रहेंगी, हाइट जो ऊपर की तरफ रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस से मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा, ये रहा। और जो हाइट नीचे की तरफ रहेगी मैं उसे क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा, वाई की वजह से, ठीक है। -y नेगेटिव होता है नीचे, इस वजह से उसको नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। आगे की तरफ अगर बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखो मैं ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को कैसे दिखाऊंगा, u के थ्रू, और जो इमेज का डिस्टेंस उसे कैसे दिखाऊंगा, v के थ्रू। इसी के ऊपर बेस्ड मिरर का फॉर्मूला है जो मिरर के लिए यूज होता है, लेंस के लिए नहीं, लेंस के लिए अलग साइन आ जाते हैं यहाँ पे। मिरर के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, 1/f क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो देख लो ये एक बार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। देखो क्या होता है इस वाले फॉर्मूले में, अगर हमें कभी भी बता दिया जाए कि जैसे कि जो अगर हमें क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा हो, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा होगा, हमें बता रहा हो कि भाई इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है, इमेज का डिस्टेंस क्या है, बता देगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है जनरली, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, बोलेगा कि बताओ कि फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। या तो ये ना दे के हमसे क्या पूछेगा कि फोकल लेंथ पूछेगा, फिर उसके बाद पूछेगा कि बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, जो मैंने बता रखा था, r = 2f, ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। जो डिस्टेंस होता है उसको v से दिखाते हैं, जो ऑब्जेक्ट का होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, इसीलिए उसके आगे साइन क्या लगता है, माइनस का लगता है। फोकल लेंथ आपको पता ही है कि क्या होती है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधी होता है उसे हम क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ कह देते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। रेडियस का कर्वेचर क्या है, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक आगे से क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, ठीक है। और इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है और कैसे ये फॉर्मूले में क्वेश्चन के बेस पे ये चीज़ें आती हैं। तो देखो
मैग्नीफिकेशन जनरली हम क्या करते हैं, जब हम हाइट के बारे में बताते हैं इमेज का, और इमेज का रेशियो हाइट, मतलब देखो ऐसे होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, ये बताता है इमेज की हाइट के बारे में। रेशियो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का, ठीक है। जनरली हमसे यही पूछा जाता है। अगर इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो मैग्नीफिकेशन का एक और बता रखा होता है कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, v बाई यू के, मतलब कि इमेज के डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, ठीक है। और साइन यहाँ पे क्या लगा रहता है, माइनस लगा रहता है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला जो है मैग्नीफिकेशन का, इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसी से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, जिसको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे। मैग्नीफिकेशन अगर बराबर होगा तो क्या सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो माइनस वी बाई यू को ऐसे दिखा सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये पूरी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर, जैसे हमने बोला कि हमारा कुछ इमेज डिस्टेंस जो है वो कैसा आ रहा है, अगर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और हमारा इमेज डिस्टेंस जो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो उसके बाद हम क्या कह देंगे कि हमारी इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं कि हमारी इमेज जो है वो कैसी है, रियल है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। ऐसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल वगैरह में दे रखे हैं, तो उसको आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें जनरली कुछ नहीं होता कि ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा, एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, 1/v दे रखा होगा, 1/u दे रखा होगा, या तो 1/v आपसे पूछा होगा कि इमेज का जो है जो डिस्टेंस वो बताओ, 1/u और 1/f ऐसे दे रखा होगा। कुछ नहीं करना होगा आपको, उसमें क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चनों में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके थ्रू आपको सब कुछ एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मांग लेता है वो, मतलब उसी से बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन भी बताओ, जो कि पहला एग्जाम्पल दे भी रखा है इसमें। तो उसमें कुछ नहीं करना, 1/v ऐसे रहने दोगे, 1/u उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो पहले से ही माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा 1/f, और ये हो जाएगा 1/u माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल, सॉरी 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। यहाँ से इसकी वैल्यू जो है हम निकाल के सॉल्व कर देंगे, तो हमारा v जो है वो v जो आंसर है वो v आ जाएगा। उसके बाद हम उसके मैग्नीफिकेशन के उसमें पुट कर देंगे। मैग्नीफिकेशन वाले में जब पुट करेंगे तो क्या देखेंगे कि माइनस वी बाई यू है, यू की वैल्यू दोबारा से हम नेगेटिव में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वी बाई यू जो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही वो पॉजिटिव होगी हम क्या बता देंगे कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में, ऐसे ही करते हैं। और अगर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या कह देते हैं, जो इमेज है वो क्या है, रियल है, ठीक। तो और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा रिफ्रैक्शन की तरफ देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, कि फॉर्मूला का कन्वेंशन देखा था कि कन्वेंशन कैसे होगा, v का इमेज डिस्टेंस का या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कैसे जो है हम वो बताएंगे। डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ वाले नेगेटिव थे और राइट की तरफ वाले जो डिस्टेंसेस थे वो पॉजिटिव थे। तो क्वेश्चनों में ऐसा भी दे रखा होगा कि हमको रियल और इन्वर्टेड बताना होगा कि रियल कैसा है इमेज या इन्वर्टेड कैसा है। देखो, जब भी इमेज जो है, जो v इमेज डिस्टेंस है, जो v है, अगर वो सॉल्व करते हुए फार्मूला जो मिरर वाला फार्मूला है उसमें v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हम उससे ये बता सकते हैं जो इमेज है वो क्या है, रियल है, ठीक है, v की वैल्यू से। और अगर वो h डैश जो है वो कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो हम उससे क्या बता देते हैं, क्योंकि h डैश क्या होता है, इमेज होता है, तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे अगर h डैश नेगेटिव आ जाता है तो हम बता देते हैं कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। और अगर h डैश पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या बता देते हैं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं है। तो कैसा होगा उस टाइम पे, वो रियल इन्वर्टेड ना होगी कि वो कैसा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल वो होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ, इन्वर्टेड ना होके, ठीक है। तो अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन तब होता है जब कोई चेंज ऑफ मीडियम होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जनरली एक ही मीडियम में देखा जाता है कि कोई चीज़ एयर टू एयर पास कर रही है और वहीं पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जो सेम मीडियम होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जबकि अगर हम मीडियम चेंज कर दें तो हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में कोई चीज़ जा रही है। अब देखो इसे कैसे याद करो कि रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है।
देखो रेयर मीडियम क्या हो गया, जैसे कि हवा हो गया, एयर हो गया, ठीक है। और डेंसर मीडियम क्या हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया या पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर रेयर से किस तरफ जाएगी, डेंसर की तरफ जाएगी, ठीक, रेयर से किस तरफ जाएगी, डेंसर की तरफ जाएगी। तो देखो वो जो लाइट होगी ना, वो किस तरफ बेंड होगी रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है, ये एक रेखा है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रहती है, ठीक है। तो ये वाली रेखा जो होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल, ठीक। नॉर्मल होने की वजह से क्या होगा कि जो कोई भी चीज़ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर आएगी कोई चीज़, तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल रेखा की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब उल्टा होगा, डेंसर मीडियम से वो दोबारा रेयर की तरफ जाएगी, तो क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो ये जो रेखा है ये नॉर्मल रेखा के विपरीत जा रही है, ठीक है, विपरीत जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो उसे क्या कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं, जब ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो हम क्या कहते हैं, इस केस में रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो नॉर्मल रेखा है उससे दूर जाता है, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से अगर आप देखो तो ऐसे देखो कि किसी इंसान को अगर आपने कैद में बंद कर रखा है, तो जब आप उसे छोड़ोगे तो कैसे जाएगा, खुले सांड की तरफ भाग जाएगा, रैंडमली मूव कर जाएगा। या कोई जनरल जो है बस है, जनरल बस में ठूसे पड़े हैं लोग, ठीक है, बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, डेंसर मीडियम है बिल्कुल, जैसे उसे खुले हवा में छोड़ गए, रेयर में जैसे वो बाहर आएगा, वैसे बाहर आते के साथ ही क्या होगा, बाहर आते के साथ ही डिस्पर्स हो जाएगा, भाग जाएगा दूर, है ना। तो आप वैसे देख सकते हो, वैसे याद रख सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर रेयर मीडियम में है, जहाँ पे कम है तादाद है, वहाँ से ज़्यादा में आएगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, ठीक है। और जब वो, क्योंकि उसे एक साथ में, तो एक तरफ वो बस में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ जाना है, दूर दूर है जो, लेकिन एक साथ किसी मंजिल पे पहुँचना है, तो वो सबके सब एक साथ आ जाएंगे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएंगे। जब वो मंजिल पे पहुँच गए और मंजिल उनकी दूर है स्टैंड से, तो वो सब क्या होंगे, उस जगह से बाहर निकलेंगे जैसे ही, तो अपनी अपनी जगह पर डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसी पे ये मैंने सीधे आपको वो टॉपिक बता दिया। इससे पहले लॉ है कुछ रिफ्लेक्शन के, जो कि रिफ्रैक्शन से भी मेल खाते हैं, जैसे कि वही इंसिडेंस रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे जो हो गया, ये बराबर रहते हैं, ठीक है। मीडिया की बात करें, मीडिया में और पर्टिकुलर कलर के लिए अगर हम बात करें, तो उसी के लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, जिसमें साइन आई बाई साइन आर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर, ठीक है। बाकी यही है कि तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, नॉर्मल हो गया वाला और क्या हो गया, नॉर्मल वाला हो गया, इंसिडेंस रे हो गया और रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। बाकी ये एक रिलेशन दे रखा है जिसके थ्रू इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 वाला जो होगा वो पहले पे आएगा और 1 वाला जो होगा वो 1 पे आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब भी ऐसे किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछा गया होता है हमसे, तो हम ये कहते हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में 2, क्योंकि 1 ने किसको घेर रखा है चारों तरफ से, 2 को घेर रखा। तो हम क्या कहते थे, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में जब हम दूसरी मीडियम की बात करते हैं तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनएम के केस में क्या बता रखा है, मीडियम के केस में, कि जब आप किसकी लाइट के बारे में बात कर रहे हो, लाइट से जो बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हो आप, मीडियम की बात कर रहे हो, वैक्यूम की बात कर रहे हो, ठीक है। किसी मीडियम पर्टिकुलर भी जो है किसी भी मीडियम के लिए यूज हो सकता है। एयर के लिए एयर की रफ्तार, लाइट की रफ्तार जो है वो कैसे दिखाते हैं हम, सी से दिखाते हैं, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। और ये लाइट का किसी भी मीडियम में हो सकता है कि उस मीडियम में वो क्या रफ्तार रही होगी उसकी। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बता रखी है। फर्दर जो है वो हम मूव करेंगे, वो हम क्या दिखेंगे, तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर रहा होगा कि मैंने रिफ्लेक्शन बताया, उसके बाद मैंने उसी से थोड़ा कनेक्ट करके रिफ्रैक्शन को भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो ये जो है रिफ्रैक्शन शो करता है, ठीक है। हाँ भाई सब चीज़ दबा दो, 1 सेकंड। तो दोस्तों अब हम लगभग इस चैप्टर के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। तो लास्ट में अब हम क्या देखेंगे, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा से बता देता हूं कि क्या होगा। कि देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चैप्टर की शुरुआत हमने कैसे करी। चैप्टर की शुरुआत हमने करी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बाद मैंने बताया कि लाइट के वो एंगल से इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो जो जब हम बनाते हैं मिरर को, मिरर में कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होती है, उसके बाद मिरर के यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया, उससे थोड़ा देर पहले मैंने ये बताया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में, ठीक है।
जो ये पोर्शन अब लेंस वाला है इसमें भी इमेज फॉर्मेशन वैसे ही होती है। बस देखो दिक्कत क्या होती है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि ये अब ये थोड़ा बड़े बड़े नाम क्यों आने लग गया, डिफरेंस कैसे होने लग गया धीरे धीरे, F1 के बाद ये 2F1 क्यों आने लग गया। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, रोशनी डालता हूँ उस चीज़ पे कि देखो क्या होता है। मैंने बात करी थी कॉनकेव किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में कैसा होता है, गड्ढे जैसा होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी कौन सी साइड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो इस तरफ से होता है इसमें, ठीक। अब दूसरी तरफ से मैं एक और कॉनकेव मिरर ला के जोड़ दूँ, ठीक है। तो अब ये जो मस्त सी चीज़ बन गई, इसका नाम पता है क्या होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। मैं देख लेता हूँ एक बार कि ये सारा इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा कॉन्वेक्स तक तो दिख रहा है, पावर वाला जो है वो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे मैंने ये बनाया तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस बन गया। अगर मैं इसी प्रकार बात करूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसे बनेगा, तो कॉन्वेक्स में क्या होता था कि मैं ऐसे बनाता था, है ना, और फिर मैं कहता था कि जो नॉन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। फिर मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और नॉन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये दो को जोड़ के जो ये बना, इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो क्या बना ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस बना। अब देखो एक बार इसे समझ पा रहे हो मैं क्या क्या लिखा, मैंने लिखा इन्फिनिटी, एट फोकस और बिटवीन F2 एंड बिटवीन 2F2, ठीक। ये सब बताया ना मैंने इसमें। तो समझ में आया आपको कि कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। मतलब कि जब मैं दो कॉनकेव को मिरर को जोड़ देता हूँ तो उससे मैं क्या बना लेता हूँ, कॉनकेव लेंस बना लेता हूँ। और जब दो कॉन्वेक्स लेंस को दो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को जोड़ लेता हूँ तो क्या बना लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। तो एक और चीज़ जो मैं बताना यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ डिटेल में। तो अब ज़्यादा टॉपिक्स तो रहे नहीं है हमारे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं उसमें क्या हो रहा होगा कि हाँ जनरली क्या हो रहा होगा कि जो टॉपिक हमारा बचा है, एक पावर वाला बचा है, एक मैग्नीफिकेशन और एक लेंस फार्मूला वाला बचा है। तो मैं बताता हूँ कि ये 2F1 2F2 ये सब आते कहाँ से हैं। देखो जब हम मिरर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन था इसका कॉनकेव का, ठीक है, और ये बाहर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन था, ठीक। तो जब आ रही थी रोशनी इस तरफ से और इस तरफ तो मतलब कि रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता है, ठीक है, ये एक पोर्शन है। लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे दो बना दूंगा तो भैया इस तरफ भी तो P रहेगा, इस तरफ भी तो F होगा, इस तरफ भी तो C होगा ना। तो इसको आप F1 मान लो, इसको आप क्या मान लोगे, F2 मान लोगे, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे यहाँ पे जो हमको ये चीज़ें हैं जो वो दो दो देखने को मिल गई, ठीक है। और C नाम की कोई चीज़ रही नहीं, हमने C की जगह क्या मान लिया, उसको 2F1 मान लिया, ठीक है। इसी तरफ दोगुना कर लिया इसका तो क्या बन जाएगा, 2F1 बन जाएगा। इस तरफ भी F2 है तो इस तरफ इसका भी दोगुना कर लिया तो इसे हमने क्या मान लिया, 2F2 मान लिया, ठीक है। तो और कोई कलाकारी नहीं हुई है, C को रिप्लेस करके वहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 2F1, ठीक है, और इस तरफ रिप्लेस करके क्या लिख दिया, 2F2। तो ये कहीं हवा से नहीं आए, जब आपने दो मिरर बना लिए ना तो वो लेंस बन गया और एक की साइड में ये रह गए और दूसरी तरफ ये रह गए। तो इसमें और कुछ करने परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं, इमेज फॉर्मेशन अभी भी वैसा ही होगा, सारी प्रक्रिया वैसे ही चलेंगी। तो अब और ये किसका एग्जाम्पल, ये सब मैं कॉनकेव के उसमें बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने बताई है कॉनकेव मिरर का है, सॉरी कॉनकेव लेंस का है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि जब ये इन्फिनिटी पे बना रहा होगा तो पैरेलल रेज जा रही होंगी, पैरेलल रेज जाने के बाद इन्फिनिटी पे ये किस चीज़ पे बना रहा होगा, F2 पे, F2 पे यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे आके ये कुछ बना ले रहा होगा, ठीक है, F2 पे यहाँ पे आके बना ले रहा होगा, ठीक। और जो रिलेटिव साइज जो होता होगा इमेज का वो वैसे ही जैसे हमने उसमें देखा था, किस में देखा था, दूसरा मार्क कर लेता हूँ। रिलेटिव साइज जो देखा था हमने मिरर का वो कैसा था, रिलेटिव साइज जो था मिरर का, सॉरी रिलेटिव साइज जो था इमेज का वो कैसे दिख रहा था, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव साइज कैसे दिख रहा था, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की बात कर रहे थे हम, ठीक। तो इसमें यही बता रखा है कि कैसे कैसे जो है वो चीज़ें आगे फर्दर फोकस क्या है करेंगी, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें यही 4 टेबल में यही सब जो है वो बता रखा है। साइन कन्वेंशन की बात करोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये 1 सेकंड, ये नीचे का दिख नहीं रहा ना, मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जल्दीबाजी में गलती कर बैठा। गलती ये कर बैठा मैं कि मैं एक कॉनकेव का ही बताने लग गया, जबकि मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे कि जो हमने पढ़ा था उस चीज़ के हिसाब से कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स होना चाहिए था। हाँ, तो ये मैंने बता दिया गलत। बाकी ये सब जो है ये किस चीज़ के रिप्रेजेंट में है, ये है कॉन्वेक्स लेंस के रिप्रेजेंटेशन में, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ हुई मुझसे। एक टर्मिनोलॉजी होती है कॉन्वेक्स की, आप भी कभी कंफ्यूज हो जाओ इसमें और ये गलत कर दो तो मैं बता देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो जनरली कैसे फॉर्म के होते हैं, कन्वर्जिंग। ठीक है, और जो दूसरे वाले होते हैं कॉनकेव वाले वो कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग। इनमें जब भी रेस पड़ती है, इंसिडेंस रेस पड़ती हैं, तो वो जो होती है वो पढ़ने के बाद बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाती है, मतलब डाइवर्ज कर जाती है। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसमें जब भी रेस पड़ती है पैरेलल या इन्फिनिटी से, तो ये किस तरफ मूव करती है, ये सब की सब कब किस तरफ मूव करती है, फोकस की तरफ मूव करती है। इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग कहते हैं। जनरली आपने वो वाला भी देखा हुआ है, एग्जांपल मैं बताता हूँ। वो कौन सी चीज़ होती थी जिससे बिल्कुल कंसंट्रेट करके हम पेपरों में आग लगा दिया करते थे, मिरर, दूरबीन, क्या कहते थे यार उसको, मैं वो भूल गया, उसका नाम भूल गया जनरली। तो उसका यूज़ करके हम क्या करते थे, पेपरों में आग लगा देते थे। तो उसमें कौन सा लेंस होता होगा जो कि बिल्कुल सारी रेस को कन्वर्ज कर देता होगा, एक जगह पे बिल्कुल फोकस कर देता होगा। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि उसको कौन सी लेंस कहते होंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय मी। फर्दर क्या देखते हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें। बाकी जो मैंने वो कॉन्सेप्ट 2f1 और 2f2 वाला बताया था वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने क्या करा था कि लेंस यहाँ पे वो गलत बना दिया था और यहाँ पे वो कॉनकेव लिख दिया था, तभी मैंने कॉनकेव बना दिया, जबकि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में दे रखी है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा होगा, देखो अब मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भी लाइट जो है वो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का हमें जो है वो सोर्स मतलब पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की नहीं पता, ये कौन सी लेंस है हमारी, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे ही लाइट पड़ेगी उसके बाद क्या होगा, फोकस F2, फोकस F2 किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ वाली सारी चीज़ें जो है क्या है वो F1, क्योंकि हम इसके रिलेटिव में जब बात करें तो F1, ठीक है, इसके रिलेटिव में बात करेंगे तो क्या होगी, F2 हो जाएगी। तो यहाँ पे से लाइट जब कन्वर्ज होगी, ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से फिर लाइट जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी और यहाँ पे F2 पे बना देगी इमेज। ठीक है, तो जो रिलेटिव साइज होगा वो कैसा होगा, वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, वो हमें हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट सोर्स, पॉइंट साइज की तरह पे वो हमें देखने को मिलेगा। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी कॉनकेव मिरर की तरह पे शो करता है। ठीक है, तो हाँ, तो यही चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद बोला कि बियॉन्ड 2f1, 2f1 किस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, 2f1 मैं एक और बता देता हूँ ये कि 2f1 क्या होगा। 2f1 जनरली हम c को कह रहे होंगे ना, है ना, c को कह रहे होंगे, तो c में क्या होगा वो कि जो क्या नाम है इसका, बियॉन्ड 2f1, 2f1 c को ही कहते हैं हम 2f1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, f होगा और यहाँ पे क्या होगा, p होगा। तो जब ये बियॉन्ड पीछे बन रहा होगा तो क्या इमेज फॉर्मेशन कहाँ कर रही होगी, f2 और 2f2 के बीच में। तो जो इमेज फॉर्म कर रही होगी वो कहाँ कर रही होगी, f2 और 2f2 के बीच में। इसको मान लो p, मतलब इसको मानोगे p। तो जो इमेज फॉर्मेशन कर रही होगी वो कहाँ कर रही होगी, f2, ठीक है, और 2f2 के बीच में फॉर्म कर रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यही केस इसमें बता रखा हो। तो ये भी कैसा होता होगा, कैसा साइज दिखता होगा इसका, डिमिनिश्ड, छोटा दिखता होगा बिल्कुल, है ना। और इमेज का जो नेचर होता होगा वो कैसा होता होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब 2f1 पे अगर पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, 2f1 मतलब c पे पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो 2f2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से रेस जाएगी और इमेज क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2f2 पे। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से गई इमेज, सॉरी यहाँ से गई ऑब्जेक्ट का रेस, यहाँ से टकराई, यहाँ से कन्वर्ज हो गई 2f2 पोजीशन पे। ठीक है, 2f2 पोजीशन पे। और साइज़ कैसा होता होगा, वो साइज़ सेम साइज़ होता होगा। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज़ है वैसा ही इमेज का साइज़ होता होगा। इमेज फिर से वही रियल एंड इन्वर्टेड रहती होगी। यहाँ तक सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही है।
उसके बाद अगर वो F1 और 2F1 के बीच में, अब इमेज की बात मैं यहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट की बात मैं यहाँ पे लाके कर देता हूँ, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, F2 के पीछे बन जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द F2। और इमेज अगर F2 के पीछे बनेगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो पीछे जाके यहाँ पे कोई बड़ा इमेज बना रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कैसे बन रहा होगा, इन लार्ज, ठीक है। नेचर दोबारा से रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। अगर मैं F1 की पोजीशन की बात करूँ कि अब अगर मैं इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे लाके बनाऊँ तो इमेज और ज़्यादा बड़ी बनने लग जाएगी, है ना। और जितना ज़्यादा इसके पास करूँगा मैं लेंस के, इमेज और ज़्यादा बड़ी बनने लग जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी और हाईली इनलार्ज दिखेगी हमें, ठीक है। अब आखिरी केस की बात करें, अगर हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये जो बीच वाला पोर्शन, इसको हम O भी कहते हैं। P हम जनरली इसे तब कहते हैं जब हम मिरर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम इसको O कहते हैं। O रिप्रेजेंट फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर हम किसकी बात करें, F1, यहाँ और इसके बीच में यहाँ पे कोई अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, सेम साइड बनेगा इमेज जो है, और लेंस एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल लेंस और ऑब्जेक्ट जो है सेम साइड पे ही बनेगा जिस तरह पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इमेज जो क्या होगी, वो फिर से हमें क्या दिखेगी, इनलार्ज दिखेगी, ठीक है बच्चों। और जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इस तरफ जो बनेगी, तो क्या कहेंगे उसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मुझे लगता है मैं क्लियर रहा हूँगा, देखो। और बाकी जो भी जिस चीज़ों पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, जो मैंने थोड़ा गलत बता दी, बाद में मैंने उनको सही भी बताया, मैं उसको भी रिपीट कर दूंगा अभी एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी क्या क्या चीज़ें बची, लेंस फार्मूला बचा, मैग्नीफिकेशन बचा और पावर बचा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, सब कुछ रफ कर देता हूँ। लो अब ढंग से एक बारे में बताऊँगा। देखो, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जबकि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सही नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का आपको पता ही है, इसे क्या कहते हैं, इमेज का डिस्टेंस, इसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको फोकल लेंथ। ये सारे डिस्टेंस जो होते हैं उनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात करें, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन कैसा दिखता है। अगर हम मिरर के फॉर्म्स में बात करें तो मिरर के फॉर्म्स में, और मैग्नीफिकेशन कैसा दिखता है अगर हम किसके बारे में बात करें, लेंस के बारे में बात करें। तो मिरर के फॉर्म में अगर मैग्नीफिकेशन h'/h, ये तो सेम ही रहती है, इसमें भी h'/h। इसमें क्या रहता है, जब हम डिस्टेंस के उसमें चलते हैं, इमेज के डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, तो कैसे लिखते हैं, -v/u। और इसमें कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिंपल v/u, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाते। जबकि हमें पता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्चुअल होता है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। अब हम करते हैं, तो ये हो गया किसका मैग्नीफिकेशन, ये हो गया लेंस की मैग्नीफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो, ठीक। अब अगर हम बात करें, आखिरी जो चीज़ रह गई इस लेसन में, उसे क्या कहते हैं, पावर। पावर की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर, ठीक है। और ये किस चीज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोकल लेंथ की, ठीक है। जितना ज़्यादा फोकल लेंथ बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा पावर जो है वो क्या होती है, घटती चली जाएगी आपकी, ठीक है। आपको पता होगा कि जो पावर होती है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें या कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में जो पावर देखने को मिलती है वो होती है पॉजिटिवली, ठीक है। और जो कॉनकेव होती है उसमें जो पावर होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली, ठीक है। तो ये चार्ज होते हैं इनके ऊपर, पॉजिटिवली होता है, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, लेंस लिख देता हूँ, नेगेटिव, ठीक। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। तो अब ये लेसन जो है लगभग आप समझो कि ख़त्म हो गया ये लेसन, इसमें यही सब था। एक चीज़ जो दो चीज़ें जो मिस हुई है वो इनके वो कॉमन वाले डायग्राम मिस हुए, जिसमें रिप्रेजेंट कर रखा है सिंपली तौर पे रेज डायग्राम जिनको हम कहते हैं, वो मिस हुए हैं बिना टेबल फॉर्म वाले। जिस रेज डायग्राम में जो बता रखा है कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, ये सब चीज़ें, तो वो नहीं बताया। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या नहीं बताई, वो कॉनकेव वाले का केस नहीं बताया।
जैसे कि कॉनकेव लेंस का केस जैसे इसमें होता है, वैसे ही उसमें कॉन्वेक्स मिरर का केस होता है। तो दोनों बिल्कुल सेम जो है वो मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसको पॉइंट्स टू रिमेंबर करके। ठीक, अब देखो मैं क्या बता रहा था कि हमने क्या क्या देखा इस लेसन में। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि मिरर क्या है, ठीक है। इनके टाइप्स देखे, मिरर के टाइप्स देखे, कैसे बनते हैं, कैसी शेप होती है इनकी, कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। उसके बाद हमने इनके कुछ लॉज देखे, ठीक है। इंसिडेंस इज इक्वल टू जो था वो कौन सा था, इंसिडेंस इज इक्वल टू ये रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। उसके बाद हमने इनका जो टेबुलर फॉर्म में जो दे रखा था, टेबुलर फॉर्म में जो इनके जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता रखे था, उनका नेचर वगैरह बता रखा था, साइज़ वगैरह बता रखा था, ठीक है। उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने फर्दर मूव कर किसकी तरफ, इनके यूजेस के ऊपर, ठीक है। कॉनकेव के यूजेस, मिरर के यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पे हमने थोड़ा फोकस करा। उसके बाद हम फिर मूव करें तो हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो कि डिफरेंट मीडियम्स में देखने को मिलता है। चेंज ऑफ मीडियम जब होता है तो देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसके फिर हमने लॉज देखे, ठीक। लॉज देखने के बाद फिर हमने किस तरफ मूव करें, हम लेंस की तरफ मूव करें। लेंस में दो प्रकार के लेंस, वही कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव जिसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा उसको क्लियर करने की कोशिश करी। इसको जनरली हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके डायग्राम्स वाला पोर्शन थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे कि इसमें टेबुलर फॉर्म ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, इसके बारे में देखा। फिर फर्दर हमने क्या करा, यहाँ से मूव करते हुए हमने क्या देखा, हमने फार्मूला के बारे में देखा। किस चीज़ के फार्मूला के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में, ठीक है। वैसे ही यहाँ से मूव करते हमने क्या देखा, लेंस के फार्मूला के बारे में देखा, ठीक है बच्चों। लेंस का फार्मूला फिर हमने रिवाइव करा। उसके बाद हमने इसमें उसके फार्मूला के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के बारे में देखा, है ना, जिसके बिहाफ पे हमने बताया कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा इमेज है, रियल है या वर्चुअली है, कैसा है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में देखा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के फार्मूले के बारे में देखा। इसका मैग्नीफिकेशन B/U, ठीक, इसको रेड से लिख देता हूँ। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमने क्या देखा, V/U देखा। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या देखा, V/U देखा, लेकिन वो किस में था, माइनस में, ठीक है। बीच में इन दोनों के हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखी, वो थी साइन कन्वेंशन ऑफ इमेजेस, ठीक है, जिसमें हमने ऐसे y एक्सिस प्लस y और माइनस y प्लस x और माइनस x, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। उसके बाद फिर फर्दर हमने मूव करा और हमने फिर क्या समझा, पावर के बारे में समझा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो इस लेसन में हमने कहाँ से शुरुआत करी और किस किस चीज़ के बारे में जाना, ठीक। ठीक, तो ऐसे ही हमने फिर इसमें फर्दर चीज़ों के बारे में जाना, ठीक है बच्चा। तो और ये इस हिसाब से हमारे कौन सा लेसन ख़त्म हुआ, ये हमारा कौन सा लेसन ख़त्म हुआ, क्लास 10th का एक ब्रीफ लिया हमने, लेसन नंबर 10th का, ठीक है, लाइटों का। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप एक बार ये पढ़ने के बाद भी आप जब तक इसकी एक बार एक रीडिंग नहीं लोगे तब तक आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसकी रीडिंग लो, और बाकी जो बीच में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी वो कॉनकेव वाली, तो वो मैंने बता दिया, तो आप एक बार उसका रीडिंग ले लेना। और बाकी जो भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आप वो सब पूछ लेना और देखना कि मुझे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए समझाने के टाइम पे, और क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में
मतलब कमेंट करके मुझे सजेशंस दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। आप ध्यान रखना अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।